हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है रीनल सिस्टम की अगली डिजीज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर नेफ्रोसिस। इसके बारे में अपन एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, फिर आगे जाके वो सीवियर कैसे हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि ये किडनी की डिजीज़ है। तो किडनी के अंदर रीनल सिस्टम की डिजीज़ है, तो किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट होती है क्या, अपने नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन पे मैंने पहले ही पूरा वीडियो बना दिया है इसके बारे में। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, वर्किंग, इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक वो नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लें। तो जैसे ये वाला पार्ट है, ये क्या है, नेफ्रॉन का कॉर्पस्कल या फिर बॉडी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में आती है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स, जिसमें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी आते हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो जैसे एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं रीनल कॉर्पस्कल की। तो इसके अंदर ये वाला जैसे पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये वाला जो पार्ट है, इधर से आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल जो साइज़ में बड़ी होती है, फिर इधर आती है ईफरेंट आर्ट्रियोल जो साइज़ में छोटी होती है, जिससे पूरा ब्लड इस तरफ नहीं जा पाता और यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जहाँ से यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है। और प्रोटीन्स जो होते हैं ब्लड के अंदर, वो इसमें नहीं आ पाते, किसमें, बोमन्स कैप्सूल के अंदर। ये वाला नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल में प्रोटीन क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन्स को तो ये वाली साइज ही रोक लेती है। यहाँ से आता है ब्लड फिल्टर होने के लिए। इनको बोलते हैं, बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा क्या करता है, जो बड़ी साइज़ की प्रोटीन होता है उनको इधर से नहीं आने देता। लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी साइज़ की प्रोटीन आए तो उसको रोक लेती है ये ग्लोमेरुलार बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये वाली जो इसके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो छोटे साइज़ के प्रोटीन्स को भी नहीं आने देती है, वो रोक लेती है यहीं पे ही। अब जैसे क्या होता है कि रीनल फॉर्मेशन के प्रोसेस में जब तक ग्लोमेरुलस को कोई भी इंजरी ना हो, जैसे ये ग्लोमेरुलस है, इसमें कोई भी इंजरी ना हो, तब तक बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ से फ़िल्टर आउट हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। लेकिन प्रोटीन्स नहीं होती, प्रोटीन्स यहाँ से नहीं निकलती है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से फ़िल्टर आउट नहीं हो पाती है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से निकलती नहीं है, फ़िल्टर नहीं होती है। अब बात आती है कि ये फ़िल्टर क्यों नहीं होते, तो रीज़न है ये है कि ब्लड सेल की साइज़ बड़ी होती है। जो भी ब्लड सेल आती है उसकी साइज़ बड़ी होती है, किससे, ये फेनेस्ट्रा है, इससे बड़ी साइज़ होती है ब्लड सेल्स की, इसलिए यहाँ से निकल नहीं पाती है और फिल्टर नहीं हो पाती है। दूसरा, यहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं निकलती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन ना निकलने के पीछे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन्स की तो साइज ही बड़ी होती है, अगर साइज बड़ी होगी तो वो फेनेस्ट्रा से ही निकल नहीं पाएंगे, फेनेस्ट्रा ही उनको रोक लेगा। दूसरा, हमारे ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जिनकी साइज छोटी है। जैसे मैं बात करूँ एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन ये ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब एल्ब्यूमिन की साइज़ फेनेस्ट्रा से छोटी होती है, लेकिन फिर भी ये अपने यूरिन में नहीं आ पाती है, क्योंकि इस छोटी साइज़ की प्रोटीन को रोकने का काम कौन कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलार बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर जीबीएम। अब जीबीएम खुद अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज बैरियर हो, और हमारे ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन भी सारी कैसी है, नेगेटिव चार्ज है। और जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्सन करेंगे, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि ये भी जो छोटी प्रोटीन्स आ रही है ये वापस दूर चली जाएंगी यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें है, नेगेटिव चार्ज ये अपनी प्रोटीन्स के अंदर है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा और ये वाली प्रोटीन्स वापस यहाँ से दूर चली जाएगी, यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में जब तक हमारी किडनी हेल्थी है, जब तक कोई ग्लोमेरुलार डैमेज नहीं है, तब तक क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का यूरिन में आना पॉसिबल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलार इंजरी की। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं +1 इंजरी की। किसकी, +1 इंजरी की। यहाँ पे +1 का मतलब है माइल्ड डैमेज, माइल्ड डैमेज। अब चाहे वजह कोई भी रही हो, चाहे कोई इंजरी हो गई हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी भी वजह से किडनी में माइल्ड डैमेज होता है, माइल्ड डैमेज अगर हो गया है, माइल्ड डैमेज अगर हो गया है, तो वो कंडीशन किस में आती है, +1 में। अब इसमें क्या होता है कि +1 में ये जो जीबीएम है, ग्लोमेरुलार बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर इसका डिस्ट्रैक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है कि छोटी साइज़ की प्रोटीन्स जो क्या करेगी, अपनी यूरिन में आने लग जाएगी, छोटी साइज़ की प्रोटीन्स यूरिन में आने लगेगी, क्योंकि चार्ज बैरियर ख़त्म हो गया। नेगेटिव नेगेटिव जो रिपल्सन हो रहा था, वहाँ पे जो चार्ज बैरियर थे वो ख़त्म हो गए, और छोटी साइज़ की प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन होती है सबसे छोटी, और ब्लड में सबसे ज़्यादा परसेंट भी एल्ब्यूमिन ही होता है, तो एल्ब्यूमिन यहाँ पे आने लग गया।
तो चार्ज बैरियर के ख़त्म होने की वजह से हमें यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगा। अब +1 में क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्रोटीन निकल रहा है। एक ही प्रोटीन क्यों निकल रहा है, क्योंकि अभी ये चार्ज बैरियर ही ख़त्म हुआ है, तो चार्ज बैरियर ख़त्म होने की वजह से सिर्फ छोटी प्रोटीन सी बाहर आ रही है। छोटी प्रोटीन में कौन सी है, एल्ब्यूमिन। तो एक ही टाइप की प्रोटीन बाहर आ रही है, सिर्फ एक ही प्रोटीन बाहर आ रही है, तो उस टाइप को बोलते हैं सिलेक्टिव सिलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया। अब आपने देखा कि 24 आवर्स में से 24 आवर में यूरिन में लगभग 1 ग्राम एल्ब्यूमिन बाहर आ रहा है। क्या आ रहा है, लगभग 1 ग्राम एल्ब्यूमिन बाहर आ रहा है। कितने टाइम में, 24 घंटे में। अब अगर डेली उस पेशेंट में से 1 ग्राम एल्ब्यूमिन बाहर निकल जाए तो उसमें क्या होगा, एल्ब्यूमिन की कमी आ जाएगी। एल्ब्यूमिन की कमी आ जाएगी। और ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। क्या नाम दिया जाता है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। अब हमारे ब्लड में दो टाइप के प्रेशर प्रेजेंट होते हैं। एक तो प्लाज्मा का प्रेशर जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक। दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का प्रेशर जिसको बोलते हैं ओनकोटिक ओनकोटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टेटिक्स जो प्रेशर है जो प्लाज्मा को वेसल से बाहर भेजता है, और दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन का प्रेशर है जो ओनकोटिक प्रेशर है जो उस पानी को वापस खींचता है। जब एल्ब्यूमिन की कमी हो गई और एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से ऐसे इंसान का कौन सा प्रेशर कम हो जाएगा, ओनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और ओनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से उस इंसान की पूरी बॉडी में हमें फ्लूइड लीकेज देखने को मिलेगा। और पूरी बॉडी में फ्लूइड लीकेज देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, एडिमा। और अगर पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो गया तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एना सारका। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है, जब मैंने इस पेशेंट का सीरम प्रोटीन, कौन सा, सीरम प्रोटीन लेवल चेक करवाया तो मुझे ये हाइपोएल्बुमिनिया वाली कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलती। प्रैक्टिकली जैसा हमने देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली जैसे हम देख पा रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही हमने इस मरीज़ का सीरम प्रोटीन लेवल चेक करवाया, जैसे ही हमने उसका सीरम एल्बुमिन चेक करवाया तो हमें उसकी ब्लड में एल्बुमिन का अमाउंट कैसा मिला, नॉर्मल मिला। हाइपोएल्बुमिनिया डेवलप्ड ही नहीं हुआ। और जब हाइपोएल्ब्यूमिनिया डेवलप नहीं हुआ तो ओनकोटिक प्रेशर भी डेवलप नहीं हुआ, और ओनकोटिक प्रेशर डेवलप नहीं हुआ तो ऐसे इंसान में एडिमा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ऐसा कैसे हुआ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ कि यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है जिससे तो ब्लड में प्रोटीन कम होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो अब इसके प्रोटेक्शन करता है लीवर। लीवर क्या करता है, डेली मतलब 8 से 12 ग्राम प्रोटीन डेली बना सकता है। लीवर 8 से 12 ग्राम प्रोटीन डेली बना सकता है। अब कम कितना हो रहा था एल्ब्यूमिन ब्लड में से, 1 ग्राम पर डे। तो ये 1 ग्राम कौन बना देगा, अपना लीवर बना देगा। तो इससे क्या होगा कि ब्लड में एल्ब्यूमिन का अमाउंट कम नहीं होगा और प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मल देखने को मिलेगी। यानी इस मरीज में हमें कोई भी साइन सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम का पता ही नहीं लगेगा, और पता नहीं लगेगा तो वो डायग्नोसिस ही नहीं करवाएगा इस कंडीशन के बारे में, डॉक्टर से जाके पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वजह से। तो इसके बाद में क्या होगा, ये जो +1 इंजरी थी ये आगे जाके धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +2 में बदल जाएगी, और इंजरी आगे जाके मॉडरेट में बदल जाएगी। +2 को दूसरा किस नाम से बोलेंगे, मॉडरेट। मॉडरेट में बदल जाएगी। भाई +1 में तो क्या थी, माइल्ड थी, और +2 में कैसी हो जाएगी, मॉडरेट। अब मॉडरेट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये GBM तो +1 के अंदर ही डिस्ट्रैक्शन हो गया था इसका, तो +1 के अंदर ही ख़त्म हो गई थी ये तो ये +2 में भी अपने को ख़त्म ही मिलेगी, इसका डिस्ट्रैक्शन ही देखने को मिलेगा। तो +2 में भी अपने को एल्ब्यूमिन तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन +2 जैसे कि मॉडरेट है तो इसमें अपने को और क्या देखने को मिलेगा, ये जो फेनेस्ट्रा है यहाँ पे जो गैप प्रेजेंट है जहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। इसकी साइज़ पहले से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जिन बड़ी साइज़ की प्रोटीन को यहाँ फेनेस्ट्रा ने रोक रखा था, अब मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट के यूरिन के अंदर वो बड़ी साइज़ की प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ निकलना शुरू हो जाएंगे।
और जब हम इस पेशेंट का यूरिन देखेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट में तो एल्ब्यूमिन नज़र आएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ एल्ब्यूमिन ही नज़र नहीं आएगा, बड़े साइज़ की प्रोटीन्स भी देखने को मिलेगी, जैसे ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन और अदर कॉम्प्लिकेटरी प्रोटीन्स भी हमें यूरिन में देखने को मिलेगी। यानी यूरिन में निकल तो अभी भी सबसे ज़्यादा कौन रहा है? एल्ब्यूमिन ही। एल्ब्यूमिन क्यों निकलेगा? क्योंकि एक तो वो छोटी साइज़ है उसकी, दूसरा ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट भी एल्ब्यूमिन ही है। अब जैसे यूरिन के अंदर अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बाहर निकलेगी, तो ऐसी कंडीशन को मैं नाम दूंगा क्या? प्रोटीन प्रोटीन्यूरिया। और जैसे +1 के अंदर क्या हो रहा था, 1 ग्राम प्रोटीन पर डे निकल रहा था, तो +2 में क्या होगा, 3 ग्राम प्रोटीन पर डे निकलने लग जाएगा यूरिन के अंदर। लेकिन क्या होगा, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब भी इसकी फुलफिलमेंट कौन कर देगा? अपना लीवर, क्योंकि लीवर क्या कर रहा है, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे बना रहा है। तो अब भी अपने को ब्लड के अंदर प्रोटीन का अमाउंट कम देखने को नहीं मिलेगा, या फिर एल्ब्यूमिन का अमाउंट कम देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमने देखा कि +1 में तो कौन सा प्रोटीन यूरिया था? सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया था, सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट था। और +2 में कौन सा है? +2 के अंदर है, +2 में नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया है, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है। अब ये कैसे है? जैसे +1 के अंदर तो सिर्फ एक ही आ रहा था, कौन सा? एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है तो क्या हो गया, ये सिलेक्टिव प्रोटीन हो गया, प्रोटीन यूरिया, क्योंकि एक ही प्रोटीन है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन। अब इसके अंदर +2 में क्या हो सकता है, सिलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रोटीन्स आएंगे बाहर, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। अब +1 में प्रोटीन का लॉस कम था, उसके कंपैरिजन में +2 में ज़्यादा है। दोनों में सेम क्या है, सिमिलरिटी क्या है? दोनों में होने वाला प्रोटीन लॉस लीवर की रेंज के अंदर है, विद इन लीवर कैपेसिटी। लीवर की कैपेसिटी कितनी सी? 8 से 12 ग्राम पर डे। और जैसे उसमें हो रहा था 1 ग्राम पर डे लॉस हो रहा था, इसमें हो रहा है 3 ग्राम पर डे लॉस हो रहा है। तो ये लीवर पूरी कर देगा, क्योंकि लीवर 8 से 12 ग्राम प्रोटीन्स बना सकता है एक दिन में। अब अब यही आगे जाके एडवांस हो जाएगा, और ये जो +2 इंजरी आगे जाके किस में बदल जाएगा? +3 में बदल जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि ये मॉडरेट डैमेज हो रहा था वो कैसा हो जाएगा? सीवियर सीवियर डैमेज हो जाएगा। और सीवियर में क्या होगा, हम जिस बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं वो होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या उसी को क्या नाम दे दिया? नेफ्रोसिस। तो नेफ्रोसिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सी इंजरी है? +3 इंजरी या फिर सीवियर इंजरी। अब जैसे यहाँ तक समझ में आ गया ना, +1 में क्या हुआ था, ये जो GBM थी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जिस वजह से यहाँ पे स्मॉल साइज के प्रोटीन आ गए थे, जिसका नाम था एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आने की वजह से फिर भी ब्लड में कोई भी कमी नहीं आई थी, क्योंकि इसका अमाउंट किसने पूरा कर दिया था? लीवर ने पूरा कर दिया था। फिर +2 में क्या हुआ कि फेनेस्ट्रा की साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कुछ हद तक बढ़ जाएगी, फिर उसके अंदर और भी प्रोटीन आ गए थे, जिसको अपन ने नॉन सेलेक्टिव नाम दिया था। फिर बात करते हैं +3 की। मैं कह सकता हूँ कि +3 के अंदर फेनेस्ट्रा की साइज़, ये जो फेनेस्ट्रा है इनकी साइज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी अब ये दोनों ही टाइप के बैरियर, जो फर्स्ट तो GBM, दूसरा फेनेस्ट्रा, ये लगभग ख़त्म हो जाएंगे, दोनों टाइप के बैरियर ख़त्म हो जाएंगे लगभग। तो इस टाइप के पेशेंट के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स निकलती हुई बाहर नज़र आएगी। अब +3 के अंदर एल्ब्यूमिन तो सबसे ज़्यादा निकलेगी, लेकिन उसके साथ प्रोटीन्स, और भी प्रोटीन्स बहुत सारे अमाउंट में, मतलब पहले से भी ज़्यादा, +2 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स और ज़्यादा निकलेंगे, मतलब लगभग 5 ग्राम, मोर देन 5 ग्राम पर डे प्रोटीन निकलेंगे। जैसे एवरेज मान सकते हैं अपन 6 ग्राम पर डे निकलेगी। और इस टाइप के प्रोटीन यूरिया को बोलते हैं क्या? मैसिव प्रोटीन यूरिया। अब जब हम ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल चेक करेंगे, तो अब हमें नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा। अब इस बार क्या होगा, पहले तो हमें +1 और +2 के अंदर तो नॉर्मल देखने को मिल रहा था प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, लेकिन इस +3 के अंदर क्या होगा, कम देखने को मिलेगा नॉर्मल से। और सबसे ज़्यादा कमी किसकी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा कमी हो जाएगी एल्ब्यूमिन की, क्योंकि ये ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है। एल्ब्यूमिन के लेवल ब्लड में नॉर्मल से कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? हाइपो एल्ब्यूमिनिया, या फिर हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि लीवर बना सकता है कितना? 8 से 12 ग्राम पर डे बना सकता है, और +3 के अंदर कितना लॉस हो रहा है? लगभग अपन ने मारा था 6 ग्राम पर डे। तो ये तो अभी भी लीवर बना सकता है, तो अब कैसे लेवल कम आ गया? ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में।
तो अब इसके अंदर एक हिडन लॉस और होता है। ये वाला लॉस तो जो अपने को दिख रहा है कितना, +6 ग्राम, ये 6 ग्राम के लगभग पर डे निकल रहा है, ये तो अपने को दिख रहा है। लेकिन एक ऐसा लॉस भी होता है जो अपने को दिखता नहीं है, हिडन लॉस होता है वो। हिडन लॉस वो कैसे होता है? अब जैसे ये अपना क्या है, रीनल कोर्पस्कल है, इसके बाद में क्या आते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसमें सबसे पहले आता है पीसीटी आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में आता है लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद में आता है डीसीटी, फिर आती है कलेक्टिंग डक्ट्स। तो अब ये जो पीसीटी होता है, इसके बाद में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्यूबोइडल इपिथेलियम टिश्यू विद ब्रश बॉर्डर। ये मैंने आपको किस में पढ़ा रखा है, पहले नेफ्रॉन के अंदर पूरा बता रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर टिश्यू होता है कौन सा, क्यूबोइडल एपिथेलियम प्लस ब्रश बॉर्डर। ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्रोटीन लवर है, मतलब प्रोटीन को खाता है, प्रोटीन को कंज्यूम करता है ये। यानी जब भी प्रोटीन आएगा तो ये उसको कंज्यूम करता है या फिर खा जाता है। तो मान लो लगभग 8 ग्राम के लगभग ये पीसीटी ने कंज्यूम कर लिया, और 6 ग्राम निकल गया वैसे यूरिन के अंदर। तो टोटल लॉस कितना हो गया, लगभग 14 ग्राम हो गया टोटल लॉस। तो इसमें दो टाइप के लॉस होते हैं, एक जो हमें नज़र आता है और एक जो हिडन होता है, हमें दिखाई नहीं देता। अब दोनों को मिला देंगे, हिडन लॉस को और जो अपने को दिख रहा है, तो ये मोर देन 12 ग्राम हो जाएंगे। अब लीवर कितना बना सकता है, 8 से 12 ग्राम बना सकता है। अब ये 12 ग्राम से ज़्यादा हो गए, 12 ग्राम से ज़्यादा हो गए, तो लीवर की कैपेसिटी है 12 ग्राम बनाने की पर डे। तो इससे ज़्यादा हो गया तो ब्लड में किसकी कमी आ गई, प्रोटीन की कमी आ गई, एल्ब्यूमिन की कमी आ गई। अब अगर आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी आ जाए, प्रोटीन की कमी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। कौन सा प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और पूरी बॉडी के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है, और ऐसी कंडीशन कहलाती है एडिमा। और ये एडिमा जो भी होगा बॉडी के अंदर, ये कोई एक पार्ट में होगा या फिर पूरी बॉडी के अंदर होगा, ये पूरी बॉडी के अंदर होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा। फिर ये जो एडिमा हो रहा है, ये सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा। एडिमा जैसे टिश्यू के अंदर वाटर वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये एडिमा जो हो रहा है ये अपने को सबसे पहले देखने को मिलेगा अपनी आंखों के चारों तरफ, अपने आइज़ के चारों तरफ। तो उस एरिया को बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल एरिया में। तो पहला तो क्या हो गया कि पूरी बॉडी में होगा, तो इसको बोल देंगे जनरलाइज्ड। फिर ये सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलेगा, अपनी आंखों के चारों तरफ, तो पेरी ऑर्बिटल रीजन में देखने को मिलेगी। अब इस एडिमा वाली कंडीशन के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी भर जाता है, पानी फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, जिस वजह से आप कहीं से भी बॉडी को दबाओगे तो वो अंदर दबी हुई रह जाएगी या फिर निशान बन जाएगा। तो उस टाइप को बोलते हैं क्या, पिटिंग टाइप। अब जैसे हमारा लीवर कितना प्रोटीन बना सकता है पर डे, 12 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे ही ये 20 ग्राम तक क्या प्रोड्यूस कर सकता है, 20 ग्राम पर डे लिपिड भी प्रोड्यूस कर सकता है। क्या, लिपिड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब लीवर को लगेगा कि ये मतलब 12 ग्राम से काम नहीं चल रहा है, और ब्लड के अंदर अभी भी प्रोटीन की कमी आ रही है, तो ये इसको फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा है, ऐसा फील करेगा। तो इस ये क्या करेगा, अपना लीवर एक मिक्सचर बनाएगा, लिपिड और प्रोटीन का एक मिक्सचर बनाएगा। तो इन दोनों का मिक्सचर जो बनेगा, लीवर जो बनाएगा, वो हो जाएगा लगभग 30 से 32 ग्राम, 32 ग्राम पर डे बना देगा। और इस मिक्सर को क्या करता है, ये मिक्सर अपने ब्लड में भेजना शुरू कर देता है। ये जो ये जो मिक्सर बनाया है लिपिड और प्रोटीन का, इसको क्या करेगा, अपने ब्लड में भेजना शुरू कर देगा। और ये जो मिक्सचर बनाया प्रोटीन और लिपिड के मिलने से, उसको बोलते हैं क्या, लाइपो प्रोटीन। अब ये 30 to 32 ग्राम्स पर डे अपनी ब्लड के अंदर आके ये मिलेगा, लिपोप्रोटीन आके मिलेगा। तो कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी अपने को, हाइपर लिपिडीमिया। क्योंकि लिपिड की ये लिपिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी अपनी ब्लड के अंदर। जो ये लिपिड और प्रोटीन मिलके लिपोप्रोटीन बना रहे हैं, उसकी अमाउंट अपनी ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर लिपिडीमिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, या फिर नेफ्रोसिस क्या होता है। +1 इंजरी होती है जिसके अंदर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर +2 के अंदर इनके फेनेस्ट्रा के साइज़ बढ़ जाते हैं, फिर +3 के अंदर इनकी साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। +1 के अंदर सिलेक्टिव प्रोटीन बाहर आती है, तो सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। फिर +2 और +3 के अंदर पूरे प्रोटीन्स बाहर आ जाते हैं, तो उनको नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। फिर लीवर से अमाउंट फुलफिलमेंट नहीं होती, तो कौन सी कंडीशन हो जाती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर नेफ्रोसिस।
तो ये क्या होता है, इट इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम अकर ड्यू टू डिफ्यूज ग्लोमेरुलार इंजरी। ये किससे होता है, ग्लोमेरुलार इंजरी से, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रोटीनूरिया। किससे होगा, प्रोटीनूरिया से, यानी प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, मतलब एल्ब्यूमिन की कमी आ जाएगी ब्लड के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा, एडिमा, जो कैसा होगा, जनरलाइज्ड कहाँ पे होगा, पेरिऑर्बिटल रीजन में, और कैसा होगा, पिटिंग टाइप होगा। और फिर जैसे लीवर ये फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, एक मिक्सचर बनाएगा जिसका नाम है लिपोप्रोटीन, और वो अगर ब्लड में ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया। तो ये क्या हो गया, एक डिजीज़ नहीं है, ये क्या हो गई, एक सिंड्रोम हो गया रीनल सिस्टम का। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर नेफ्रोसिस क्या होता है। डिजीज़ क्या होती है, सिर्फ एक डिजीज़। अब दो तीन डिजीज़ मिला के क्या बन जाता है, वो सिंड्रोम। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, ये ओनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे जीबीएम का डिस्ट्रैक्शन हो गया, फेनेस्ट्रा की साइज़ बढ़ गई, तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, डिजीज़ ना बोल के इसको अपन सिंड्रोम बोल देंगे। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा इसमें ओलिग्यूरिया। अब क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ब्लड का पानी जो फ्लूइड होता है नसों से, जो अपनी वेन से निकल कर टिश्यू में चला जाता है, जैसे अपने को सूजन दिखाई देती है फिर उस इंसान में। इस वजह से किडनी तक पहुंचने वाला ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब किडनी को कम ब्लड मिलता है तो वो यूरिन आउटपुट कम कर देती है ताकि बॉडी में फ्लूइड बचा सके। तो यूरिन का आउटपुट कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ओलिग्यूरिया। और वो क्यों करेगा, क्योंकि वो फ्लूइड तो सारा कहाँ जमा हो गया, मतलब एडिमा हो गया, तो वो बॉडी टिश्यूज़ में जमा हो गया। अगर फ्लूइड बॉडी टिश्यूज़ में जमा हो गया तो नेफ्रॉन्स तक कम जाने लग जाएगा, किडनी तक कम जाएगा, तो वो यूरिन का आउटपुट डिक्रीज कर देगी। फिर अगला आता है इसके अंदर एजोटीमिया, इंक्रीज बर्न एंड इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन। अब एजोटीमिया में क्या होता है कि मतलब ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ जाते हैं, जैसे यूरिया एंड क्रिएटिनिन। जब ग्लोमेरुलर डैमेज होता है तो क्या होता है कि ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाते, जिससे कि ये गंदे जो भी बेकार तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते और बॉडी में ही जमा होने लग जाते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है अपने को, एजोटीमिया। दूसरा देखने को, तीसरा मिलता है नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी जैसा, जी मचलाना ऐसा फील होता है। डिक्रीज एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अब कॉन्शियसनेस भी डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। ये कैसे होगा, जब बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करने लगते हैं, जिससे एनसेफेलोपैथी कहते हैं। इस वजह से पेशेंट के अंदर सुस्ती देखने को मिलेगी अपने को, कन्फ्यूज़न होना या फिर बेहोश होना, अनकॉन्शियस होना, चक्कर आना, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर आता है मूड चेंज ऑफ पेशेंट इंजरी। डिजीज़ की होने की वजह से बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और ब्रेन में टॉक्सिन्स के जमा होने पे पेशेंट का बिहेवियर में बदलाव देखा जाना, चिड़चिड़ा, इरिटेशन या लड़ाई झगड़ा या बात बात पे चिढ़ना देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन निमोनिया। अब इस ये क्यों होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन के रास्ते में सिर्फ एल्ब्यूमिन ही नहीं बल्कि इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज़ भी लीक हो जाती है। एंटीबॉडीज़ की कमी से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। लंग्स इन्फेक्शन, निमोनिया और एब्डोमिनल इन्फेक्शन का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले इसमें आता है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर डॉक्टर पिछले डिजीज़ की जानकारी लेते हैं, जैसे बॉडी में पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा में क्या होता है, सूजन को, जैसे कहीं बॉडी पार्ट में सूजन आ रही है उसको दबाने पर गड्ढा जैसा होना, ये सब चेक करते हैं हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में। पहले जो भी डिजीज़ है उसके बारे में पूछेंगे। दूसरा आता है यूरिन आरएम, रूटीन माइक्रोस्कोपी। इसमें यूरिन में प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। सीएस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यूरिन सीएस जिसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसके थ्रू देखा जाता है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और इन्फेक्शन है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन्स लगेंगी। फिर आता है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये चेक करता है कि किडनी यूरिन को कितना कंसनट्रेट कर पा रही है, प्रोटीन यूरिया की वजह से ये बढ़ सकती है। फिर आता है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए डब्ल्यूबीसी का काउंट चेक करना पड़ता है, जैसे सीरम प्रोटीन लेवल, ब्लड में एल्बुमिन का लेवल चेक किया जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कम मिलता है।
फिर आता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए मिलते हैं, जिसमें अपने को कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपर लिपिडीमिया, लिपिडीमिया। फिर आता है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें किडनी की ओवरऑल हालत के बारे में देखते हैं। बन का टेस्ट किया जाता है, बन और क्रिएटिन के जरिए किया जाता है। फिर इसके अंदर आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है डाइट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डाइट मैनेजमेंट में आता है डिक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड डिक्रीज साल्ट मैनेजमेंट, ताकि बॉडी में सूजन या फिर एडिमा कम देखने को मिले, उसके लिए अपन फ्लूइड इनटेक और साल्ट इनटेक को डिक्रीज कर देंगे। फिर क्या करते हैं, डिक्रीज प्रोटीन इनटेक, लो टू मॉडरेट रेंज 20 to 40 ग्राम पर डे। ज़्यादा प्रोटीन देने से किडनी पर लोड बढ़ता है, इसलिए लो टू मॉडरेट प्रोटीन ही देते हैं। फिर इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि बॉडी एनर्जी के लिए प्रोटीन को ना जलाए। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। और क्या करेंगे, इंक्रीज आयरन सप्लीमेंट्स। फिर इसके बाद में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, हर ml पानी और तो यूरिन का हिसाब रखना, जो अपन डॉक्यूमेंट्स में लिख के रखना पड़ता है। इन चीज़ों को इनपुट आउटपुट चार्ट बना के रखना पड़ता है इनका, कि कितना फ्लूइड ले रहा है, कितना यूरिन निकल रहा है। डेली वेट चेकअप, डेली वेट चेकअप के अंदर डेली वजन नापना पड़ता है कि सूजन कितनी आ रही है। मतलब ये सूजन चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। 400 ग्राम से ज़्यादा वजन बढ़ना मतलब बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ रहा है। अगर डेली की डेली 400 ग्राम से अगर ज़्यादा वेट बढ़ेगा, तो अपने को क्या पता लगना है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। फिर उसके बाद में आता है मॉनिटर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को लिखना है। वाइटल साइंस जैसे BP, पल्स, रेस्पायरेशन, इनका रिकॉर्ड रखना है। प्रोवाइड रेस्ट, और क्या करना है, पेशेंट को रेस्ट देना है। प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, और इंजरी से बचाना है। प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए दूसरे जैसे हॉस्पिटल में बीमार लोग होते हैं तो उनसे दूसरी बीमारी भी लग सकती है, तो इन्फेक्शन का भी प्रिवेंशन रखना है, जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो जाए दूसरा। तो इसलिए उस पेशेंट को क्या करना है, आइसोलेट द पेशेंट, इसलिए उसको क्या करेंगे, अपन आइसोलेट करेंगे। प्रोवाइड स्किन केयर, स्किन केयर कैसे, जैसे सूजन वाली स्किन बहुत नाजुक होती है, जल्दी फट सकती है, स्किन ब्रेक डाउन हो सकता है, इसलिए स्किन को साफ और ड्राई रखेंगे। फिर प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। फिर इसके बाद में आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो सबसे मेन ड्रग आता है इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये मेन इलाज है जो किडनी के इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करता है और प्रोटीन लीकेज को रोकता है। टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, मॉनिटर यूरिन फॉर प्रोटीन। ड्रग्स की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, यूरिन को मॉनिटर करेंगे कि उसमें प्रोटीन कितना आ रहा है कितना नहीं। फिर अगली ड्रग्स आती है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स, जो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कम करने का काम करती है। फिर आती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करती है कि यूरिन का आउटपुट बढ़ा देती है, यूरिन ज़्यादा लगेगा इससे, डायूरेटिक्स से, जिससे क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर सूजन आ रही है वो कम होगी, और जो फ्लूइड जमा हो रहा है वो पूरा बाहर निकलेगा। फिर इसके बाद आती है लिपिड लोवरिंग एजेंट्स। ये वही दवाइयाँ होती है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्या करती है, डिक्रीज करने में हेल्प करती है। फिर आती है एंटीकोएगुलेंट्स, वारफरीन एंड क्यूमेडीन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक क्या निकल जाता है ब्लड के अंदर, एक होता है एंथ्रोम्बिन 3। तो एंथ्रोम्बिन 3 निकलने की वजह से क्या होगा, ब्लड क्लोट्स बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ये दवाई दी जाती है, कौन सी, क्यूमेडीन एंड वारफरीन। फिर आता है एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन स्लो। जब ब्लड में प्रोटीन बहुत कम हो जाती है तो स्लो एल्ब्यूमिन देकर ब्लड प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस यानी इस बीमारी से होने वाली परेशानी। तो सबसे पहला आता है इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ ट्रांसफर इन प्लाज्मा प्रोटीन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है किससे, ड्यू टू लॉस ऑफ ट्रांसफर इन प्लाज्मा प्रोटीन। फिर आता है इसमें हाइपर कोएगुलिटी ड्यू टू लॉस ऑफ एंथ्रोम्बिन 3 प्लाज्मा प्रोटीन। एंथ्रोम्बिन 3 की वजह से क्या होता है, एंथ्रोम्बिन 3 की वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है, तो ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे अपना टॉपिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।